जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे वो था इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन, और हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रोलाइटिक जो कंडक्शन है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर होती है। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन होगी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दो टाइप के हैं, एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, एक होता है वोल्टिक सेल या गैल्वानिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है उसमें आप केमिकल चेंज लाएंगे मगर इलेक्ट्रिसिटी के जरिए इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे आप किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, उसके बाद उसके अंदर केमिकल रिएक्शन होगा, उसके अंदर केमिकल चेंज आएगी, केमिकल रिएक्शन होगा मगर इलेक्ट्रिसिटी के जरिए होगा वो, और वो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। जैसे इलेक्ट्रिक करंट देना बंद कर देंगे रिएक्शन भी स्टॉप हो जाता है। तो इसका मतलब है जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है वो उसमें बेटा रिएक्शन जो होता है वो नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, इलेक्ट्रिसिटी के जरिए होता है। और जबकि वोल्टिक सेल के अंदर जो केमिकल रिएक्शन होता है वो स्पॉन्टेनियस होता है। बेटा वोल्टिक सेल के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होता है वो स्पॉन्टेनियस होता है और उसमें से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। इसका मतलब है वोल्टिक सेल एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है। जैसे बैटरी है, बैटरी इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करती है, तो बैटरी वोल्टिक सेल की एक एग्जांपल है और करंट को प्रोड्यूस करती है वो। तो वोल्टिक सेल में रिएक्शंस इस तरह के होते हैं जो स्पॉन्टेनियस होते हैं और खुद इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करते हैं। केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनेगी या केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील किया जाएगा। तो अभी थोड़ा कुछ हम इलेक्ट्रोलाइसिस ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ रहे थे, इसके अंदर था फ्यूज साल्ट। बेटा किसी भी फ्यूज साल्ट की जब इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, मतलब फ्यूज सोडियम क्लोराइड हो, फ्यूज PbCl2 हो, PbBr2 हो, तो प्रोडक्ट्स जो है वो प्रिडिक्टेबल है। इसका मतलब है जो केटाइंस होगा वो कैथोड पर जाएगा, जो एनाइन होगा एनोड पर जाएगा। अच्छा, कैथोड पर जो केटाइन होगा वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और न्यूट्रल स्पीशीज में तब्दील हो जाएगा और रिडक्शन होगी कैथोड पर। अच्छा, एनोड पर जो नेगेटिव आयंस होंगे वो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, ऑक्सीडाइज हो जाएंगे और वो भी न्यूट्रल स्पीशीज में तब्दील हो जाएंगे। ठीक है, तो कुछ अभी एग्जांपल रहती थी इसकी। तो ये फ्यूज साल्ट की इलेक्ट्रोलाइसिस है, PbCl2। बेटा ये सॉलिड फॉर्म में है PbCl2, इसको हम हीट देंगे। अच्छा, हीट देने से क्या हो जाएगा, ये मेल्ट हो जाएगा। बेटा मेल्ट Pp आयंस बनेंगे लिक्विड फॉर्म में, क्लोराइड आयन बनेंगे लिक्विड फॉर्म में। अच्छा, उसके बाद इसमें से हम इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे, उसके बाद हम इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट इसके अंदर पास करेंगे। ठीक है। अच्छा, तो एक रिएक्शन होता है कैथोड पर, रिएक्शन एट कैथोड। आपको बता दो बेटा कैथोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है, याद कर लो कैथोड इज नेगेटिव इलेक्ट्रोड, इसलिए पॉजिटिव आयंस कैथोड पर जाते हैं। तो कैथोड इज नेगेटिव इलेक्ट्रोड। कैथोड बेटा नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, एट विच केटाइन या पॉजिटिव आयंस will reduce। जो केटाइंस होंगे वो रिड्यूस होंगे बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स। जो केटाइंस होंगे वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे
केटाइंस होंगे, इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे, इलेक्ट्रॉन को ले लेंगे और वो रिड्यूस हो जाएंगे केटाइंस। तो पीपी केटाइन है, वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और पीपी लिक्विड में तब्दील हो जाएगा और पीपी की देखो रिडक्शन होगी और बाद में सॉल्डिफाई हो जाता है। तो बेटा पीबी की रिडक्शन होगी एट कैथोड, पीबी रिड्यूस हो गया है, पीबी डिपॉजिट हो गया है, ठीक है। तो पीबी इज डिपॉजिट एट कैथोड, जो पीबी होगा डिपॉजिट होगा कैथोड पर। रिएक्शन एट एनोड, एनोड इज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, at which negative ions are anions are oxidized and lose electron। एनोड पर जो एनाइंस होंगे वो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, जो केटाइंस कैथोड की तरफ जाएंगे और जो एनाइंस होंगे वो एनोड की तरफ जाते हैं और वहां पे इलेक्ट्रॉन क्या कर देते हैं, लूज कर देते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। बेटा इन ये क्लोराइड आयन है, दो क्लोराइड आयन्स हैं, क्लोरीन गैस में तब्दील हो जाएंगे और दो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। तो इस समर को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन होती है एनोड पर, ठीक है। ऑक्सीडेशन कहां पे होगी बेटा, एनोड पर होगी। Cl2 gas is liberated या हम कहते हैं रिलीज एट ए नोड। ठीक है। अच्छा, अब जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, देखो बेटा इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है वो एनोड से कैथोड की तरफ होता है। जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा एक्सटर्नल सर्किट के जरिए वो एनोड से कैथोड की तरफ फ्लो करेगा। देखो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम external electron flow through external circuit। जो इलेक्ट्रॉन होगा एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू फ्लो करेगा। NO2 कैथोड, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो फ्लो करेगा वो बेटा एक्सटर्नल सर्किट के जरिए फ्लो करता है। इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होगा वो एक्सटर्नल सर्किट के जरिए होगा, ठीक है। और जो करंट को कैरी करते हैं वो आयंस करते हैं बेटा। इसके अंदर करंट को जो कैरी करते हैं वो आयंस करते हैं, क्योंकि करंट जो फ्लो करता है, समझे, जो इलेक्ट्रोलाइसिस का अमल होता है उसके अंदर आयंस हिस्सा लेते हैं।
ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस के जो प्रोसेस है उसमें जो हिस्सा लेते हैं वो बेटा आयंस हिस्सा लेते हैं। आयन ऑक्सीडाइज होते हैं, रिड्यूस होते हैं, आयन ऑक्सीडाइज होते हैं या रिड्यूस होते हैं, वहां से इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है। देखो ए नोड पर ऑक्सीडेशन हो रही है तो नेगेटिव आयंस इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं बेटा, जो नेगेटिव आयंस है वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं। अच्छा, कैथोड पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रही है, तो इसका मतलब है वही एनोड पर जो इलेक्ट्रॉन लूज हुए वही कैथोड पर जाकर रिड्यूस हुए, मतलब कैथोड पर जाकर गेन हुए। जो पॉजिटिव आयंस ने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं वो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो एनोड पर लूज हुए, एनोड पर क्या हुए, लूज हुए। जो नेगेटिव आयंस इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं एनोड पर, वही इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कैथोड पर जाकर गेन होते हैं। इसका मतलब है जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा वो एक्सटर्नल सर्किट के जरिए फ्लो करता है फ्रॉम एनोड टू कैथोड। इसका मतलब है करंट जो छोड़ता है वो एनोड को छोड़ता है, एनोड को छोड़ता है क्योंकि एनोड से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और कैथोड पर जाकर क्या होते हैं, इंटर होते हैं। ठीक है, अच्छा अब एक और एग्जांपल भी है। तो करंट इज कनेक्टेड टू सॉल्यूशन due to presence of ions, due to presence of ions। जो करंट कंडक्ट हो रहा है वो आयंस के जरिए हो रहा है बेटा, जो करंट को कंडक्ट कर रहा है वो आयंस कर रहे हैं। करंट को कंडक्ट कौन कर रहा है, आयंस, क्योंकि आयंस से ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हो रहे हैं। अच्छा अब आते हैं इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंट। बेटा इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंट प्रोसेस जो इंडस्ट्री में इंपॉर्टेंट है। अब देखो कल आपको मैंने बताया था एक डाउन सेल होता है बेटा, एक है देखो डाउन सेल। फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सोडियम मेटल, ये सोडियम मेटल बनाने के लिए होता है। किसके लिए होता है बेटा, सोडियम मेटल बनता है इसमें, सोडियम मेटल along with chlorine gas। इसके साथ क्लोरीन गैस भी बनती है। ठीक है, तो इन डाउन सेल मोल्टेन सोडियम क्लोराइड, देखो ये अहम है, क्वेश्चंस बेटा पूछे गए हैं इसके अंदर। जो पीएमसी के टेस्ट पेपर है उसके अंदर आप देखेंगे क्वेश्चन पूछे गए हैं इस टाइप के। कि डाउन सेल के अंदर जो हम सोडियम क्लोराइड का जो लेते हैं वो एक्चुअल सॉल्यूशन लेते हैं या मोल्टेन सोडियम क्लोराइड। बेटा एक्चुअल सोडियम क्लोराइड नहीं लेते, मोल्टेन सोडियम क्लोराइड का लिया जाता है, क्योंकि एक्चुअल सोडियम क्लोराइड के जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करें तो सोडियम एटम में मिलेगा भी नहीं, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, हाइड्रोजन गैस बनती है, क्लोरीन गैस बनती है, इसलिए हम लेंगे मोल्टेन सोडियम क्लोराइड। ठीक है, इन डाउन सेल मोल्टेन सोडियम क्लोराइड बेटा, मोल्टेन सोडियम क्लोराइड या फ्यूज सोडियम क्लोराइड या बोलेंगे फ्यूज सोडियम क्लोराइड। फ्यूज सोडियम क्लोराइड इज यूज, उसको हम यूज करते हैं, फ्यूज सोडियम क्लोराइड को हम यूज करते हैं फॉर इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए हम क्या यूज करेंगे, सोडियम क्लोराइड यूज करेंगे, मगर फ्यूज NaCl। देखो NaCl सॉलिड है,
इसको हम मेल्ट करेंगे, ठीक है, या हीट देंगे तो सोडियम आयन मिलेंगे लिक्विड फॉर्म में और क्लोराइड आयन मिलेंगे हमें लिक्विड फॉर्म में। इसके अंदर वाटर वगैरह कुछ नहीं है बेटा, इसके अंदर वाटर नहीं है, तो इसका मतलब है जो सोडियम आयंस होंगे वो कैथोड पर जाएंगे और जो क्लोराइड आयंस होंगे वो एनोड पर जाएंगे, जो केटाइंस होंगे वो कैथोड पर जाएंगे, जो एनाइंस होंगे वो एनोड पर जाएंगे। तो इसके अंदर एक रिएक्शन है कैथोड पर, बेटा एक रिएक्शन कैथोड पर होता है, एट कैथोड सोडियम आयंस are discharged into sodium metal. बेटा कैथोड पर क्या होगा, सोडियम आयन डिस्चार्ज हो जाते हैं, सोडियम मेटल में तब्दील हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं। तो देखो सोडियम मेटल जो होगा, सोडियम आयन, अच्छा एक सोडियम आयन एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, दो सोडियम आयन दो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और सोडियम मेटल मिलेगा लिक्विड फॉर्म में। इसको हम कहते हैं रिडक्शन। इसको हम क्या कहते हैं, रिडक्शन हुई है। इसका मतलब है सोडियम आयन रिड्यूस हो गए, सोडियम आयन जो है वो रिड्यूस हो गए हैं। हाँ, अगर इसका पूरा प्रोसेस आप पढ़ोगे डाउन सेल का, तो उसके अंदर लिखा हुआ है कि सोडियम क्लोराइड का जो मेल्टिंग पॉइंट है फ्यूजन टेम्परेचर वो 801 है, सोडियम क्लोराइड का जो फ्यूजन टेम्परेचर वो 801 है। तो उसके अंदर थोड़ा कुछ कैल्शियम क्लोराइड भी हम ऐड करते हैं फ्यूजन टेम्परेचर को कम करने के लिए, फ्यूजन टेम्परेचर को डिक्रीज करने के लिए। बेटा सोडियम क्लोराइड का जो फ्यूजन टेम्परेचर है, मेल्टिंग टेम्परेचर है वो 801 है, तो इसके अंदर थोड़ा कुछ कैल्शियम क्लोराइड भी ऐड करते हैं। इसके अंदर नहीं लिखा हुआ है, मगर इंडस्ट्रियल जो प्रोसेस है इसका एनएसीएल का जो डाउन सेल है उसके अंदर ये बात कही गई है कि इसके अंदर कैल्शियम क्लोराइड भी ऐड किया जाता है ताकि इसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाए। उसका मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होकर 600 तक आ जाता है, 800 से कम होकर 600 तक इसका मेल्टिंग पॉइंट आ जाता है और प्रोसेस फिजिबल बन जाता है, क्योंकि 800 एक टेम्परेचर हाई है सोडियम क्लोराइड का फ्यूजन टेम्परेचर। बेटा सोडियम क्लोराइड का जो प्योर सोडियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट है वो 801 है और जिस पर ये प्रोसेस फिजिबल नहीं है, इसलिए उसके अंदर थोड़ा कैल्शियम क्लोराइड ऐड करके इसके मेल्टिंग पॉइंट को रिड्यूस किया जाता है, मेल्टिंग पॉइंट को डिक्रीज किया जाता है, ठीक है, ताकि ये इजीली मेल्ट हो जाए, लो टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाए और फिर उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे। और जब इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो सोडियम आयंस भी कैथोड पर जाएंगे और कैल्शियम आयंस भी कैथोड पर जाते हैं, दोनों आयंस कैथोड पर जाते हैं। सोडियम आयंस सोडियम मेटल में तब्दील हो जाएंगे और कैल्शियम आयन जो होता है वो कैल्शियम मेटल में तब्दील हो जाते हैं, मगर इनकी डेंसिटीज में फर्क है। आपको पता है, पढ़कर आए हो आप लोग कि फर्स्ट ग्रुप वाले लेस डेंसर है एज कम्पेयर टू ग्रुप सेकंड है, इसलिए उनको अलग कर सकते हैं इजीली डेंसिटी की बुनियाद पर। कैल्शियम मेटल नीचे होगा और सोडियम मेटल उसके ऊपर होगा, हम इसको इजीली सेपरेट कर सकते हैं डेंसिटी की बुनियाद पर, ठीक है। तो ये इसके अंदर एक्स्ट्रा पॉइंट थी जो मतलब डाउन सेल के अंदर है, वो आपको मैंने बता दी। अच्छा, इसके अंदर जो कैथोड हम यूज करते हैं वो आयरन होता है। अच्छा, उसके बाद है रिएक्शन एट एनोड। क्लोराइड आयंस are oxidized at anode. जो क्लोराइड आयंस है वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं एनोड पर, जो क्लोराइड आयंस है वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं एनोड पर।
and chain 2 chlorine gas. इसमें तब्दील हो जाएंगे ये क्लोरीन गैस के अंदर। तो जो क्लोराइड आयंस हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे और तब्दील हो जाएंगे क्लोरीन गैस के अंदर। देखो क्लोराइड आयंस ऑक्सीडाइज हो गए, क्लोरीन गैस में तब्दील हो गए और दो इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। ऑक्सीडेशन। अच्छा, एंड डाउन सेल iron is used as cathode, iron को हम यूज करते हैं एज ए कैथोड एंड ग्रेफाइट इज यूज्ड एज ए एनोड। जो ग्रेफाइट है उसको हम एनोड की तरह यूज करते हैं। पता है क्यों? क्योंकि ग्रेफाइट है कार्बन, कार्बन क्लोरीन के साथ रिएक्ट ही नहीं करता, कार्बन इनर्ट है टुवर्ड्स क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन गैस एनोड पर लिबरेट हो रही है और एनोड जो है वो ग्रेफाइट का बना हुआ है। तो ग्रेफाइट कार्बन के साथ, सॉरी ग्रेफाइट जो है, ग्रेफाइट कार्बन, ये क्लोरीन के साथ डायरेक्ट रिएक्ट करते ही नहीं है, कार्बन और क्लोरीन का रिएक्शन डायरेक्ट होता ही नहीं है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हम ग्रेफाइट एनोड यूज करते हैं ताकि वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। और जो कैथोड है वो आयरन का बना हुआ है, आयरन खुद मेटल है और सोडियम मेटल के साथ वो भी रिएक्ट नहीं करेगा। अच्छा, अब आते हैं दूसरा है बेटा कास्टलर कैल्नियर सेल या मरकरी सेल। अच्छा जी, और दूसरा होता है नेल्सन सेल। ठीक है, ये किसके लिए होता है? फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कास्टिक सोडा। ये दोनों एनएच बनाने के लिए, बेटा कास्टिक सोडा बनाने के लिए यूज करते हैं। ये जो सेल है उसकी कास्टिक सोडा को बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। कौन सा सेल? कास्टलर कैल्नियर सेल या मरकरी सेल, ठीक है, या नेल्सन सेल। जो नेल्सन सेल इसको भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर एनोड इस टाइटेनियम। बेटा एनोड कौन सा है? टाइटेनियम मेटल है। और जो कैथोड है इज मरकरी मेटल। जो कैथोड है वो बेटा मरकरी का मेटल है। किसके अंदर? कास्टलर कैल्नियर प्रोसेस के अंदर, कास्टलर कैल्नियर सेल के अंदर, या जो मरकरी सेल है इसको मरकरी सेल भी बोला जाता है। इसके अंदर एनोड जो वो टाइटेनियम का बना हुआ है, कैथोड जो वो मरकरी का बना हुआ है। अच्छा, मगर इसके अंदर एक डिसएडवांटेज ये है कि मरकरी जो है वो पोल्यूशन पैदा करता है। मरकरी के जो वेपर्स है वो एस्केप हो जाते हैं फैक्ट्री में से, और जिसकी वजह से फूड चेन पोल्यूशन पैदा करता है। जो मरकरी है वो
फूड चेन पॉल्यूशन पैदा करता है, स्केप हो जाता है जब फैक्ट्री में से, तो उसके बाद ये समुद्र के पानी के अंदर मिल जाता है, दरियाओं के पानी के अंदर मिल जाता है, मेरीन एनिमल्स के टिश्यूज के अंदर चला जाता है, तो एक फूड चेन पॉल्यूशन क्रिएट करता है, जिससे इसके प्रोसेस का पाबंदी है। अब इसकी जगह पे यूज करते हैं हम नेल्सन सेल। नेल्सन सेल के अंदर जो कैथोड है वो स्टील का बना हुआ है। बेटा जो कैथोड है वो स्टील का बना होता है, इसके अंदर जो कैथोड हम यूज करते हैं नेल्सन सेल के अंदर, स्टील का बना हुआ कैथोड, और जो इसकी जैसे पॉल्यूशन वगैरह कुछ नहीं होगा। और जो एनोड है वो ग्रेफाइट है। ठीक है, अच्छा अब देखो इसके अंदर होगा क्या, दोनों का मकसद एक ही है, दोनों के अंदर हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। आप एक्व सॉल्यूशन ऑफ NaCl, तो NaOH is prepared by electrolysis of aqueous solution of NaCl। तो बेटा इसके अंदर NaCl का aqueous solution बनाते हैं, ऊपर वाले में मोल्टेन था, अब इसके अंदर aqueous solution है, तो aqueous solution के अंदर जो प्रोडक्ट्स है उनको प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, जो aqueous solution है उसके अंदर जो प्रोडक्ट्स को प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो NaOH is prepared by electrolysis of aqueous solution of NaCl। तो NaCl का हम क्या बनाएंगे, aqueous solution बनाएंगे। बेटा NaCl है, ये सॉलिड में है, पानी के अंदर इसको डिसॉल्व करेंगे अब, तो Na एक्वस बनेगा, जो Cl होगा ये भी एक्वस में बनेगा, ये नोट कर दो, बहुत अहम बात है। अब इसके अंदर वाटर भी मौजूद है, बेटा इसके अंदर वाटर भी मौजूद है, आपको मैंने पहले पढ़ाया था कि वाटर भी इसके अंदर मौजूद है, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन के अंदर वाटर मौजूद होता है। ठीक है, अच्छा अब आते हैं, जब हम इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो सोडियम आयन की जगह पे हाइड्रोजन आयन रिड्यूस होंगे कैथोड पर। बेटा देखो जब हम इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो सोडियम आयन की जगह पे हाइड्रोजन आयन रिड्यूस होते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन आयन इजीली रिड्यूस हो जाते हैं। सोडियम आयन इजीली रिड्यूस नहीं होते, क्योंकि सोडियम आयन की जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो माइनस की है। आगे मैं पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल के अंदर, जिन आयंस की रिडक्शन पोटेंशियल माइनस की होती है, बेटा जिनकी रिडक्शन पोटेंशियल माइनस की है तो उनको रिड्यूस करना मुश्किल है, वो डिफिकल्टी से रिड्यूस होते हैं, इजीली रिड्यूस नहीं होते। अच्छा इजीली रिड्यूस होगा जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव की होगी, जितनी ज्यादा पॉजिटिव की वैल्यू होगी रिडक्शन पोटेंशियल की, इतना वो इजीली रिड्यूस होगा। तो इसका मतलब है जब कंपटीशन हो आयंस के बीच में, मतलब जब ज्यादा पॉजिटिव आयंस हो, ज्यादा केटाइंस हो, ठीक है, और उनकी इलेक्ट्रो पोटेंशियल डिफरेंट हो, तो रिड्यूस पहले आयन वही होगा जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा प्लस की हो। याद कर लो, उस आयन को रिड्यूस करना आसान है, वो आयन इजीली रिड्यूस हो जाता है जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल जितनी ज्यादा पॉजिटिव की हो, जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल जितनी ज्यादा पॉजिटिव की होगी इजीली रिड्यूस वही होगा। सोडियम आयन और जब हाइड्रोजन आयन का मुकाबला होता है, बेटा जब सोडियम आयन और हाइड्रोजन आयन का मुकाबला होता है तो हाइड्रोजन आयन इजीली रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, जब सोडियम आयन और हाइड्रोजन आयन का मुकाबला हो तो क्या होगा, हाइड्रोजन आयन इजीली रिड्यूस हो जाते हैं सोडियम के मुकाबले में। जब कॉपर आयन और हाइड्रोजन आयन हो, कॉपर आयन और दूसरा हाइड्रोजन आयन, तो कॉपर आयन की जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो हाइड्रोजन से ज्यादा है, पॉजिटिव की है, तो कॉपर आयन रिड्यूस हो जाएगी, हाइड्रोजन आयन नहीं होगी। यही देखना है हमें। जब कॉपर क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं, सोडियम क्लोराइड नहीं कॉपर क्लोराइड का जब हम एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं तो क्या होता है,
वहां पे हाइड्रोजन आयन रिड्यूस नहीं होते, वहां पे कॉपर आयन जाकर रिड्यूस हो जाते हैं कैथोड पर। जब NaCl का एक्व सॉल्यूशन लेते हैं तो सोडियम आयन रिड्यूस नहीं होती, हाइड्रोजन आयन रिड्यूस हो जाते हैं। तो इसका मतलब है दो कॉम्पिटिटिंग रिएक्शंस है, दो रिएक्शन का कॉम्पिटिशन है। और रिड्यूस इजीली वो होगा, रिड्यूस इजीली वो होगा जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा पॉजिटिव होगी। जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा पॉजिटिव होगी वो सबसे पहले रिड्यूस होगा। अच्छा, जब जिंक आयंस और कॉपर आयन हो, जिंक आयन और कॉपर आयन, तो आप मैं बता दूं, जो जिंक आयन है उनकी रिडक्शन पोटेंशियल माइनस की है, तो जिंक आयन इजीली रिड्यूस नहीं होंगे, मगर वहां पे कॉपर आयन इजीली रिड्यूस हो जाएगी। जब जिंक आयन और हाइड्रोजन आयन हो, बेटा जिंक आयन और हाइड्रोजन आयन, तो हाइड्रोजन की जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो 0 रखी गई है। हाइड्रोजन की जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो 0.0 वोल्ट है, और जबकि जो जिंक की रिडक्शन पोटेंशियल है वो माइनस की 0.76 वोल्ट है। अगर आपसे पूछा जाए अब इजीली रिड्यूस कौन होगा, अगर जिंक क्लोराइड की आप इलेक्ट्रोलाइसिस कर दें, जिंक क्लोराइड का जो एक्व सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, तो जिंक आयन रिड्यूस होंगे या हाइड्रोजन आयन रिड्यूस होंगे? बेटा जिंक की रिडक्शन पोटेंशियल माइनस की है, तो जिंक रिड्यूस नहीं होगा कैथोड पर, और उसकी जगह पे हाइड्रोजन आयन इजीली रिड्यूस हो जाएंगे। तो इसका मतलब है हमें रिडक्शन पोटेंशियल को देखना पड़ेगा। जब एक्व सॉल्यूशन होता है तो आयंस की रिडक्शन पोटेंशियल को देखते हैं। जिस आयन की रिडक्शन पोटेंशियल जितनी ज्यादा प्लस की होगी, जितनी उसकी ज्यादा, उतना इजीली वो रिड्यूस होगा, इतना इजीली वो कैथोड पर चला जाएगा, कैथोड पर जाकर रिड्यूस हो जाएगा और कैथोड पर डिपॉजिट होगा। इसका मतलब है कैथोड पर डिपॉजिट वही आयन होगा जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा प्लस की होगी। आपको 4 रिएक्शन देकर पूछा जाता है कि भाई इजीली रिड्यूस कौन होगा, तो आपको सामने रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू को देखना है। जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा प्लस की है वो इजीली रिड्यूस हो जाता है। तो आते हैं इसकी तरफ, ठीक है। तो इसके अंदर मैं आपको बता दूं, इसके अंदर वाटर भी मौजूद है, ठीक है। और वाटर मौजूद है, वाटर इजीली ऑक्सीडाइज भी हो सकता है, रिड्यूस भी हो सकता है। वाटर इजीली ऑक्सीडाइज भी हो सकता है, रिड्यूस भी हो सकता है, ठीक है। तो ये NaCl हो गया। अब आते हैं रिएक्शन एट कैथोड। कैथोड पर रिएक्शन, अच्छा अब वाटर मौजूद है, यहां पे मैंने वाटर लिख दिया है। वाटर के अंदर हाइड्रोजन आयंस है। इससे पहले मैंने आपको कहा था जो हाइड्रोजन आयंस है वो रिड्यूस हो जाते हैं, हाइड्रोजन आयन रिड्यूस होता है। यहाँ पे वही बात है, जो वाटर होगा वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, वाटर जो होगा वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो वाटर में इलेक्ट्रॉन गेन कौन करेगा? हाइड्रोजन आयंस। जो वाटर में हाइड्रोजन आयंस है, 2 वाटर के मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन आयंस है, 2 वाटर के मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन आयंस कितने? 2 हैं। वो दोनों इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, वो दोनों हाइड्रोजन आयंस इलेक्ट्रॉन गेन करके हाइड्रोजन गैस में तब्दील हो जाएंगे। क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन गैस। और बाकी बचेगा 2 OH आयंस बचेंगे। बाकी क्या बचेगा? 2 OH आयंस बचेंगे। देखिए 2 OH आयंस जो है वो बचे हैं। अच्छा, ये रिएक्शन हुआ कैथोड पर। इसका मतलब है एट कैथोड H2 gas is liberated. बेटा कैथोड पर H2 गैस लिबरेट होगी। रिएक्शन एट एनोड, वाटर में वो चांस भी है, वाटर में वो चांस भी है और दूसरे नेगेटिव आयंस क्लोराइड आयंस भी हैं। अब इनका आपस में मुकाबला है, तो नेगेटिव आयंस इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, तो नेगेटिव क्लोराइड आयन इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। बेटा जो क्लोराइड आयंस है वो इजीली ऑक्सीडाइज होते हैं, किसके मुकाबले में? OH आयन के मुकाबले में, ठीक है। तो एनोड पर क्या होगा?
at anode chloride ions are oxidized to chlorine gas. बेटा एनोड पर क्या होगा, जो क्लोराइड आयंस वो इजीली ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, क्लोरीन गैस में तब्दील हो जाएंगे। तो क्लोराइड आयंस है ये, क्लोरीन गैस में तब्दील हो गए। तो क्लोरीन गैस लिबरेट होगी एनोड पर, डिपॉज नहीं होगी। कभी कभी वर्ड लिखा होता है कि क्लोरीन गैस इज डिपॉज, डिपॉज हमेशा सॉलिड होता है, गैस लिबरेट होती है या रिलीज होती है। तो ये टर्म भी बेटा, डिपॉज का मतलब है कोई चीज सॉलिड जब होता है तब उसके लिए हम डिपॉज बोलते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है जो कैथोड है उसमें भी हाइड्रोजन गैस डिपॉज नहीं हुई है, रिलीज हुई है या लिबरेट हुई है, और एनोड पर क्लोरीन गैस है, दोनों गैसेस है ना, तो गैस डिपॉज नहीं होती बेटा, ये गैस लिबरेट हो जाती है। डिपॉज हमेशा सॉलिड होता है, ठीक है, कॉपर है चाहे जो और कोई सॉलिड है वो डिपॉज होता है, ठीक है। तो एनोड पर क्या हुआ, क्लोरीन गैस लिबरेटेड। लिबरेट होगी गैस। हाँ, अब तीसरा कौन सा रिएक्शन है बेटा इसके अंदर, अब सोडियम आयंस बचे। अब बचे कौन से आयंस हैं, सोडियम आयन बच गए हैं, एक्वस आयंस और वो आयंस। देखो बेटा सोडियम आयन, अच्छा दूसरा OH आयंस, मिलकर क्या बनाएंगे, NaOH एक्वस बन जाएगा। और उसके बाद क्या करेंगे, इसको हम हीट देंगे तो वाटर इसमें से रिमूव हो जाएगा और सॉलिड NaOH बन जाएगा। तो ये प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। इसका मतलब है जो प्रोडक्ट्स हैं वो कौन से हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो अगर कभी कभी उससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनके प्रोडक्ट्स कौन से बनेंगे हमें, अगर इन तीन रिएक्शन को हम ऐड कर दें, ठीक है, तो प्रोडक्ट्स या कास्टनर, कैलनियर सेल, वो कौन से प्रोडक्ट्स हैं बेटा, हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस, NaOH, ये बेटा इसके प्रोडक्ट्स हैं। हाइड्रोजन गैस है, क्लोरीन गैस है और NaOH, ये इसके प्रोडक्ट्स हैं, किसके, नेल्सन सेल के या कास्टनर कैलनियर सेल के, ये प्रोडक्ट है, ठीक है। तो आज का यही हो गया, कंप्लीट हो गया इसके अंदर। अब देखते हैं और कोई चीज है तो आपको मैं समझा देता हूँ। ठीक है, अब आते हैं हम आते हैं वोल्टिक सेल की तरफ। तो बेटा वोल्टिक सेल या गैल्वेनिक सेल ये कंसिस्ट होता है दो हाफ सेल्स की। देखो जो वोल्टिक सेल या गैल्वेनिक सेल जो है उसके अंदर दो हाफ सेल्स होते हैं, एक हाफ सेल में ऑक्सीडेशन होती है और दूसरे हाफ सेल में रिडक्शन होती है, ठीक है। तो देखो वोल्टिक सेल या गैल्वेनिक सेल कंसिस्ट ऑफ टू हाफ सेल्स।
इसके अंदर दो हाफ सेल है। अच्छा, एक रिडक्शन के लिए, एक में क्या होगा, रिडक्शन होगी, दूसरे में क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी। ठीक है, इन ईच हाफ सेल इन ईच हाफ सेल, हर हाफ सेल के अंदर क्या होगा, मेटल प्लेट जिसको इलेक्ट्रोड कहते हैं, is placed in its own or salt solution। देखो बेटा, हर हाफ सेल में क्या होगा, मेटल की प्लेट होगी, मेटल की प्लेट होती है जिसको डिप करते हैं किसके अंदर, उसके अपने साल्ट के सॉल्यूशन में। अगर जिंक की प्लेट है तो उसको डिप करेंगे जिंक सल्फेट के अंदर, कॉपर की प्लेट है तो उसको डिप करेंगे कॉपर सल्फेट के अंदर। मतलब हर हाफ सेल के अंदर क्या होगा, मेटल की प्लेट होती है जिसको डिप किया जाता है उसके अपने साल्ट के सॉल्यूशन में। अब देखो एक, इसको देखो, बेटा ये कॉपर की प्लेट है, ओ सॉरी जिंक प्लेट है, या जिंक इलेक्ट्रोड बोल दो, ये जिंक का बना हुआ इलेक्ट्रोड है, और जिसको हमने डिप किया है, जिसको हमने क्या किया है, डिप किया है किसके अंदर, इसके अंदर जो सॉल्यूशन होगा वो जिंक सल्फेट का होगा, 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट। मतलब जो मेटल की प्लेट है उसको डिप किया हुआ किसके अंदर, उसके अपने साल्ट के सॉल्यूशन में, उसके अंदर जिंक आयंस होना जरूरी है। मतलब ये जिंक की प्लेट है, जिंक की प्लेट को डिप किस में कर रहे हैं, जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में। अच्छा, दूसरी साइड पर क्या है, अच्छा दूसरी साइड पर कॉपर की प्लेट है, देखो बेटा ये कॉपर की प्लेट है, या कॉपर इलेक्ट्रोड है ये, क्योंकि इलेक्ट्रोड मेटल का बना होता है। कॉपर की प्लेट, उसको डिप करेंगे किसके अंदर, इसके अंदर जो सॉल्यूशन होगा, बेटा इसके अंदर जो सॉल्यूशन होगा वो किसका होगा, कॉपर सल्फेट का होगा। इसको डिप करेंगे 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट के अंदर। तो इसका मतलब है जो वोल्टिक सेल जब हम बनाएंगे, बेटा जब भी हम वोल्टिक सेल बनाएंगे तो हमें 2 हाफ सेल्स बनाने पड़ेंगे। हर हाफ सेल में मेटल की प्लेट को डिप करना पड़ेगा, हर हाफ सेल के अंदर क्या होगा, मेटल की प्लेट को डिप करना पड़ेगा उसके अपने साल्ट के सॉल्यूशन में। जिस तरह जिंक की प्लेट है उसको जिंक सल्फेट में, कॉपर की प्लेट है उसको कॉपर सल्फेट के अंदर डिप करेंगे। ठीक है, अच्छा अब यहाँ क्या होगा, ये सर्किट होगा, यहाँ से ये सर्किट होगा, यहाँ पे पोटेंशियोमीटर लगा हुआ जो आपको बता देगा जो करंट फ्लो होगा, मतलब जो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा, इसी से इलेक्ट्रिक करंट जो प्रोड्यूस होगा ना, क्योंकि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, इनमें जो एक हाफ सेल होगा वो ऑक्सीडाइज होगा खुद स्पॉन्टेनियस तरीके से, और जो दूसरा हाफ सेल होगा रिड्यूस होगा। बेटा देखो, एक हाफ सेल है जिंक, दूसरा हाफ सेल है कॉपर, ठीक है, एक में ऑक्सीडेशन होगी, दूसरे में स्पॉन्टेनियस रिडक्शन होगी, एक ऑक्सीडाइज होगा और दूसरा रिड्यूस होगा, और फिर इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, या तो जिंक से कॉपर की तरफ होगा फ्लो, अगर जिंक ऑक्सीडाइज होता है तो, अगर जिंक ऑक्सीडाइज होता है
तो इलेक्ट्रॉन जो फ्लो करेगा वो जिंक से कॉपर की तरफ होगा, जिंक एनोड हो जाएगा फिर क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और कॉपर कैथोड हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अच्छा, ये डिपेंड करता है उनकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यूज पर। बेटा ये डिपेंड किस पे करता है? ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यूज पर। जिसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू मैंने आपको पहले बता दिया कम होगी, बेटा जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम होगी वो ऑक्सीडाइज होगा। जिस एलिमेंट की रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम होगी वो ऑक्सीडाइज होगा, और जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा होगी वो क्या होगा? रिड्यूस होगा। तो इसके अंदर हम देखेंगे, इनकी वैल्यूज को देखेंगे, फिर हम कि कौन ऑक्सीडाइज होगा कौन रिड्यूस होगा। मगर यहाँ पे पोटेंशियल मीटर लगा हुआ जो आपको रीडिंग बता देगा, ये पोटेंशियल मीटर लगा हुआ। ये आपको बता देगा, रीडिंग बता देगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक और यूज करते हैं हम, साल्ट ब्रिज। बेटा यहाँ पे एक लगाता है साल्ट ब्रिज, ये देखो साल्ट ब्रिज है। साल्ट ब्रिज जो KCl जेली का बनाता है, पोटेशियम क्लोराइड जेली, जेल का होता है, पोटेशियम क्लोराइड होता है जेल, इसके अंदर KCl जेल का बना हुआ है। अच्छा, ये क्या करता है? आयन को ट्रांसफर करता है, इसके जरिए आयन ट्रांसफर होगी। पता है क्यों? जब ऑक्सीडेशन होगी एक साइड पर, बेटा एक साइड पर ऑक्सीडेशन होगी तो पॉजिटिव आयंस बनेंगे, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन लूज होंगे, पॉजिटिव आयन बनेंगे। तो पॉजिटिव आयन एक हाफ सेल में पॉजिटिव आयन बढ़ जाएंगे, एक हाफ सेल के अंदर पॉजिटिव आयन बढ़ेंगे और दूसरे हाफ सेल के अंदर नेगेटिव आयंस बढ़ जाते हैं। तो एज ए सॉल्यूशन होल न्यूट्रल नहीं रहता, सॉल्यूशन एज ए होल न्यूट्रल नहीं रहेगा। अभी सॉल्यूशन न्यूट्रल है, पता क्यों? जिंक आयंस और सल्फेट आयंस, इनकी चार्ज बराबर है। जिंक आयंस और सल्फेट आयंस, मतलब जिंक का भी एक मोल है, सल्फेट का भी एक मोल है, तो इनके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस बराबर हैं। जब जिंक ऑक्सीडाइज होना शुरू करेगा तो जो जिंक की प्लेट होगी वो ऑक्सीडाइज होगी, तो जिंक आयंस की तादाद बढ़ती जाएगी। बेटा जब अगर जिंक ऑक्सीडाइज होता है तो ऑक्सीडाइज कौन होगा? ये प्लेट ऑक्सीडाइज होगी, जो जिंक मेटल होगा वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, जो मेटल जिंक है वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। जिंक आयन को इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेंगे, जो सॉल्यूशन में आयन है वो इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेंगे। ये जो मेटल की प्लेट है ना, इलेक्ट्रोड खुद रिएक्शन हिस्सा लेगा, जो खुद इलेक्ट्रोड है वो रिएक्शन हिस्सा लेगा, मतलब जिंक खुद ऑक्सीडाइज होगा। जब जिंक ऑक्सीडाइज होगा तो जिंक आयंस बढ़ते जाएंगे, सॉल्यूशन के अंदर जिंक आयंस बढ़ते जाएंगे, तो फिर चार्ज अनबैलेंस हो जाएगी। जो चार्ज है वो क्या हो जाएगी? न्यूट्रल नहीं रहेगी, अनबैलेंस हो जाएगी। इस साइड पर केटाइन बढ़ जाएंगे, इस साइड पर पॉजिटिव आयंस बढ़ेंगे, और जहां पे इस पे क्या होगा? कॉपर आयंस रिड्यूस हो जाएंगे। यहाँ पे भी कॉपर आयंस है, देखो सल्फेट आयंस है, चार्जेस इनकी बराबर है, एक मोल कॉपर का है, एक मोल सल्फेट का है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्जेस बराबर है। जब यहाँ पे कॉपर आयंस रिड्यूस होना शुरू करेंगे, बेटा यहाँ पे क्या होगा? कॉपर आयंस जब रिड्यूस होना शुरू करेंगे, कॉपर आयंस कॉपर मेटल में तब्दील होना लगेंगे, तो समझिए कॉपर आयंस की कमी हो जाएगी, पॉजिटिव आयंस केटाइन आयन कम होते जाएंगे और नेगेटिव आयन तो वही रहेंगे। तो इसका मतलब है इस कंपार्टमेंट के अंदर नेगेटिव आयन बढ़ जाएंगे। बेटा इस कंपार्टमेंट में जिसमें रिडक्शन होगी ना, रिडक्शन किसकी होगी? कॉपर की होगी, कॉपर आयंस रिड्यूस होंगी। देखो ये कॉपर आयन से अगर रिड्यूस होने लगेंगे कॉपर मेटल में, तो क्या होगा? कॉपर आयन तो कम हो जाएंगे सॉल्यूशन के अंदर, मतलब पॉजिटिव आयंस कम हो जाएंगे, नेगेटिव आयंस उसके मुकाबले में बढ़ जाएंगे। फिर साल्ट ब्रिज का काम क्या है? आयन को ट्रांसफर करेगा। आयन को इधर अगर केटाइन बढ़ गए, अगर इधर पॉजिटिव आयन बढ़े तो पॉजिटिव आयन यहां से ट्रांसफर इधर होगी, पॉजिटिव आयंस यहां से ट्रांसफर होकर यहां जाएगी। सिर्फ ओनली आयंस मूव करेंगे, सॉल्यूशन मूव नहीं करेगा। याद कर लो, सॉल्यूशन मूव नहीं करेगा, सिर्फ आयंस जो होंगे वो साल्ट ब्रिज के जरिए मूव करेंगे। बेटा सॉल्यूशन मूव नहीं करेगा, मैं आपको बता देता हूं, सिर्फ जो आयंस होंगे वो क्या करेंगे? इसके जरिए मूव करेंगे, किधर जाएंगे? इस तरफ जाएंगे, ताकि सल्फेट आयन को न्यूट्रल कर देंगे, सल्फेट आयन को न्यूट्रल कर देंगे।
जो सल्फेट आयंस होंगे वो इधर मूव करेंगे ताकि जिंक आयंस को वो न्यूट्रल कर दे। इस तरह सॉल्यूशन एज ए होल रिमेन न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब ये नहीं है, न्यूट्रल का मतलब है चार्ज नहीं होगी कहीं भी, किसी साइड पर ना तो पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट होगी ना नेगेटिव होगी, क्योंकि अगर चार्ज कहीं भी ज्यादा हो गई तो समझिए करंट फ्लो करना बंद कर देगा। इसलिए ये साल्ट ब्रिज क्या रखती है बेटा, साल्ट ब्रिज का काम है आयन को ट्रांसफर करना। ठीक है, अगर एक साइड पर केटाइन बढ़ गए दूसरी साइड पर एनाइन बढ़ गए, अभी तो बराबर ही है, जब करंट फ्लो करना शुरू करेगा ना तो एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडाइज होने लगेगा दूसरा रिड्यूस होगा, तो क्या हो जाएगा ऑटोमेटिक चार्ज जो आयंस है वो अनबैलेंस हो जाएंगे। तो उन आयंस को बैलेंस करने के लिए ये साल्ट ब्रिज है। जिस साइड पर केटाइन बढ़ गए बेटा, जिस साइड पर क्या होगा केटाइन, अब देखो जिंक ऑक्सीडाइज होगा, ये जिंक की प्लेट ऑक्सीडाइज होगी, किसमें तब्दील होगी जिंक आयन में, तो जिंक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो ये जिंक आयन कहां जाएंगे आखिर, सॉल्यूशन के अंदर ही जाएंगे। जो जिंक आयंस होंगे बेटा जाएंगे तो सॉल्यूशन के अंदर, तो जिंक आयन की क्वांटिटी बढ़ गई और यहां सल्फेट आयन की क्वांटिटी बढ़ जाएगी क्योंकि कॉपर आयन रिड्यूस होने लगेंगे, कॉपर आयंस क्या हो जाएंगे रिड्यूस होने लगेंगे, तो यहाँ पे सल्फेट आयन बढ़ेंगे इस कंपार्टमेंट में, इस कंपार्टमेंट में नेगेटिव आयन बढ़ेंगे, इस कंपार्टमेंट के अंदर पॉजिटिव आयन बढ़ेंगे, फिर साल्ट ब्रिज के जरिए आयन के ट्रांसफर होंगे। मतलब सपोज करते हैं जिंक आयंस यहाँ से ट्रांसफर हो जाएंगे इधर और सल्फेट आयन यहाँ से ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, और जिस तरह ताकि सॉल्यूशन एज ए होल रिमेन न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब चार्जेस खत्म हो जाएंगे। अगर चार्जेस कहीं एक्यूमुलेशन हो जाती है चार्जेस की तो फिर करंट फ्लो नहीं करेगी। मैं बता देता हूँ, कहीं भी चार्जेस की एक्यूमुलेशन हुई, अगर एक साइड पर पॉजिटिव आयन बढ़ गया दूसरी साइड नेगेटिव आयन बढ़ गया, चार्ज की एक्यूमुलेशन होगी तो इसका मतलब करंट फ्लो करना बंद कर देता है, और करंट जो फ्लो करेगा वो एक्स्ट्रा सर्किट केस नहीं करेगा, ये एक्स्ट्रा सर्किट इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस तरह होगा। मतलब जब जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन जिंक से निकलेंगे कॉपर की तरफ जाएंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो इससे होगा इस तरह। अगर ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडाइज हो रहा है और ये रिड्यूस हो तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो इससे होगा। अच्छा, ये डिपेंड करता है किस पर, ये डिपेंड करता है मेटल की रिडक्शन पोटेंशियल पे। बेटा ये डिपेंड करता है मेटल की रिडक्शन पोटेंशियल पे। ठीक है, अब देखो कैसे, मैं आपको बता रहा हूँ। जिंक आयंस जब रिड्यूस होते हैं जिंक मेटल में तब्दील होते हैं तो जिंक की जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो है -0.764। मतलब जिंक की जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो -0.764 है। और कॉपर आयंस जब रिड्यूस होते हैं तो कॉपर की रिडक्शन पोटेंशियल है, ये रिडक्शन अच्छा प्लस की 0.34 होगी। अच्छा, अब देखो दोनों की रिडक्शन पोटेंशियल है। अब आपको देखना है कि ऑक्सीडाइज कौन होगा। ऑक्सीडाइज वही होगा जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव थी। बेटा जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव की वो ऑक्सीडाइज होगा। तो इन दिस रिएक्शन जिंक विल ऑक्सीडाइज। इस रिएक्शन में जिंक क्या होगा ऑक्सीडाइज होगा। क्यों? क्योंकि इसकी रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव थी। इसकी रिडक्शन पोटेंशियल क्या नेगेटिव की है, और जिनकी रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव की होती है वही ऑक्सीडाइज होती है। बेटा जिनकी रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव की होती है वही क्या होते हैं ऑक्सीडाइज होते हैं। और रिड्यूस कौन होगा, कॉपर होगा, और क्योंकि कॉपर की रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है और करंट फ्लो करेगा जिंक से कॉपर की तरफ, जिंक से, और ये रिएक्शन खुद स्पॉन्टेनियस होगा। ये रिएक्शन क्या हो गया स्पॉन्टेनियस होगा, खुद खुद होगा, खुद ब खुद होगा, मतलब जिंक ऑक्सीडाइज होगा कॉपर रिड्यूस होगा। तो इन दिस रिएक्शन जिंक विल ऑक्सीडाइज, ठीक है, एंड कॉपर आयंस विल रिड्यूस। अच्छा, जिंक इज एनोड एंड कॉपर इज कैथोड।
जिंक एनोड हो जाएगा और क्या होगा, कॉपर कैथोड हो जाएगा। बेटा जिंक एनोड पे चला जाएगा, मतलब जिंक एनोड होगा और जो कॉपर होगा वो कैथोड होगा। इलेक्ट्रॉन जिंक से निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन जो फ्लो करेगा वो जिंक से कॉपर की तरफ फ्लो करेगा। बेटा जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा वो जिंक से कॉपर की तरफ होगा, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोपोटेंशियल के वैल्यूज को देखकर हमने बताना है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है इस तरह की। बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे टॉप है लिथियम। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर देखेंगे सबसे टॉप है लिथियम, क्योंकि लिथियम की वैल्यू सबसे ज्यादा नेगेटिव की है, और जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा नेगेटिव की है, बेटा जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा नेगेटिव की है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। देखो जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा नेगेटिव की होगी वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। हाँ, अब आते हैं रिएक्शन कैसे होगा इनके अंदर। तो देखो जिंक ऑक्सीडाइज होगा और कॉपर रिड्यूस होगा, और इलेक्ट्रॉन का फ्लो जिंक से कॉपर की तरफ। ठीक है, तो जिंक ऑक्सीडाइज हो गया, और द एलिमेंट विथ पॉजिटिव वैल्यू of reduction potential will reduce and act as oxidizing agent. तो इसका मतलब है कॉपर जो होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। अच्छा, कॉपर के रिएक्शन को रिवर्स करने की कोई जरूरत नहीं है। कॉपर आयंस होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, कॉपर मेटल बन गया, और कॉपर की रिडक्शन पोटेंशियल है 0.34 वोल्ट। अच्छा, अब ये रिएक्शन इस तरह का, जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, कॉपर गेन करेगा, तो जो पोटेंशियोमीटर रीडिंग कितनी बताएगा, बेटा ये पोटेंशियोमीटर रीडिंग कितनी बताता है। एक्चुअली पोटेंशियोमीटर जो रीडिंग बताता है वो डिफरेंस होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन। तो ई सेल, इसको हम कहते हैं ई सेल। पोटेंशियोमीटर की जो रीडिंग होती है उसको हम कहते हैं ई सेल। अच्छा, ई सेल का फार्मूला आपको मुख्तलिफ बुक्स में मुख्तलिफ मिलेंगी, मगर बात एक जैसी है, ठीक है। एक जगह ये लिखा होगा ई रिडक्शन, ई रिडक्शन प्लस ई ऑक्सीडेशन, ऐसे लिखा होगा। मतलब ई रिडक्शन का मतलब जिसमें रिडक्शन हो रही है उसकी रिडक्शन पोटेंशियल लिखो, और जिसके अंदर ऑक्सीडेशन हो रही है उसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को इनपुट करो। अच्छा, अब देखो रिडक्शन किसमें हो रही है, कॉपर में, तो कॉपर की वैल्यू 0.34 वोल्ट है। ऑक्सीडेशन किसके अंदर हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है जिंक के अंदर, उसकी वैल्यू क्या है 0.76 वोल्ट है। ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मैंने रखी है जिंक की। बेटा ये जिंक की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो जवाब आएगा 1.1 वोल्ट, और ये जवाब प्लस का है। ये जवाब क्या है, प्लस का है। अगर ई सेल का जवाब प्लस का आ जाए, बेटा ई सेल इसका जवाब क्या हो, पॉजिटिव हो, तो रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। इस रिएक्शन को बोलते हैं ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। स्पॉन्टेनियस का मतलब है खुद खुद हो, इसलिए किसी फोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये खुद इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा, ये खुद इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करेगा रिएक्शन, मतलब केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील करेगा। अच्छा, अगर ई सेल का जवाब नेगेटिव का आ जाए, रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस। तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। बेटा रिएक्शन ये स्पॉन्टेनियस पॉजिटिव है, अगर नेगेटिव आ जाए तो रिएक्शन क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, ठीक है।
तो अच्छा, अब आते हैं अगर इस रिएक्शन को हम इन्वर्स करके लिखें। इन्वर्स का मतलब है, कोई स्टूडेंट्स कहता है कि सर कॉपर को हम ऑक्सीडाइज करते हैं और जिंक को हम रिड्यूस कर देते हैं, मतलब कॉपर को हम ऑक्सीडाइज करते हैं, जिंक को रिड्यूस करेंगे। तो हम देखते हैं इस सेल का जवाब क्या आता है। अगर इस सेल का जवाब नेगेटिव आता है तो इसका मतलब वो ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं है, नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। मगर वो रिएक्शन फोर्स के जरिए करवा सकते हैं बेटा, नॉन स्पॉन्टेनियस तरीके से करवा सकते हैं, मगर स्पॉन्टेनियस तरीके से नहीं होगा वो रिएक्शन। ठीक है, अब देख लो ये इस तरह नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। अच्छा, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में क्या करते हैं हम कॉपर को ऑक्सीडाइज कर देते हैं। ऑक्सीडाइज बेटा किसको कर रहे हैं हम? कॉपर को। और कॉपर की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हो गया हम बता दें। कैसे देखो, कॉपर की रिडक्शन पोटेंशियल है 0.34। देखो कॉपर की रिडक्शन पोटेंशियल है 0.34, तो कॉपर की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगी? वैल्यू वही रहेगी, साइन चेंज हो जाएगी। ये कॉपर देखो ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो बेटा कॉपर की हमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रखनी है माइनस की 0.34। ठीक है, तो कॉपर को हमने ऑक्सीडाइज कर दिया, कॉपर ऑक्सीडाइज हुआ, जिंक को रिड्यूस कर रहे हैं। बेटा जिंक को हम रिड्यूस कर रहे हैं, और जिंक की रिडक्शन पोटेंशियल क्या है? माइनस की 0.76 वोल्ट। पढ़ कर आप लोग अभी? जिंक की रिडक्शन पोटेंशियल माइनस, ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है। देखो अब इसको ऐड कर दो, इस रिएक्शन को क्या कर दो, ऐड कर दो। 2 इलेक्ट्रॉन 2 में कैंसिल हो गए, कॉपर सॉलिड प्लस जिंक आयंस, कॉपर आयन बन जाए और जिंक सॉलिड बन जाए। अब हम देखते हैं कि ये रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है। अब इसका निकालेंगे ई सेल। तो ई सेल के लिए मैं आपको पहले बता दूं, ठीक है, एक फार्मूला इसका है ई रिडक्शन प्लस ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ले लो। अच्छा, रिडक्शन किस में हो रही है बेटा? रिडक्शन तो जिंक में हो रही है। रिडक्शन किसके अंदर हो रही है? ए रिडक्शन, रिडक्शन किसके अंदर हो रही है? जिंक के अंदर, माइनस 0.76। ऑक्सीडेशन किसके अंदर हो रही है? कॉपर के अंदर, तो कॉपर की वैल्यू क्या है? माइनस 0.34। जवाब आएगा माइनस 1.1 वोल्ट। और माइनस साइन जो शो करते हैं रिलेशन नॉन स्पॉन्टेनियस। बेटा ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस तरीके से नहीं होगा। अब मैं बता दूं कैसे। जब बैटरी को हम चार्ज करते हैं बेटा, बैटरी की चार्जिंग नॉन स्पॉन्टेनियस है, इलेक्ट्रिसिटी के जरिए होती है। बैटरी की चार्जिंग खुद खुद तो नहीं होती, बैटरी खुद तो चार्ज नहीं होती है, तो बैटरी की चार्ज नॉन स्पॉन्टेनियस तरीके से करती है। ठीक है, और बैटरी जब खुद करंट प्रोड्यूस करती है वो स्पॉन्टेनियस। तो देखो बैटरी समझे रिवर्सिबल सेल है, रिवर्सिबल है ना, ऑक्सीड रिवर्सिबल का मतलब है चार्ज भी होता है, मतलब इसकी चार्जिंग भी होती है, उसके बाद वो खुद करंट प्रोड्यूस भी करता है। तो बैटरी में मतलब तो ये जो वोल्टिक सेल है वो रिवर्सिबल होते हैं बेटा। वोल्टिक सेल क्या है? रिवर्सिबल है, नॉन स्पॉन्टेनियस तरीके से रिएक्शन को करा सकते हैं आप।
अगर उनकी मर्जी पे छोड़ देंगे आप लोग, उनको अपने हिसाब से छोड़ देंगे, तो वो उनका स्पॉन्टेनियस होंगे रिएक्शन। देखो अगर हम ये रिएक्शन को करना चाहें तो ये भी हो जाएगा, मगर ये होगा नॉन स्पॉन्टेनियस तरीके से। बेटा ये होगा नॉन स्पॉन्टेनियस तरीके से होगा, स्पॉन्टेनियस तरीके से नहीं होगा ये रिएक्शन, खुद नहीं होगा। तो आपको इस तरह रिएक्शन दिए जाएंगे, एलिमेंट की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन होगी, जो एलिमेंट्स होंगे उनकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन होगी, और आपसे पूछा जाएगा कि इनका रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं है। तो स्पॉन्टेनियस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस सेल का जवाब निकालना पड़ेगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल, उसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अगर उसकी वैल्यू प्लस की आ जाती है, अगर उसकी वैल्यू पॉजिटिव की आ जाती है, तो इसका मतलब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। अगर इस सेल का जवाब नेगेटिव आ जाता है, तो इसका मतलब है नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, तो ये पता चलेगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसको हम कहते हैं, तो ये है बेटा डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल क्रिएटेड बिटवीन मेटल एंड सोनाइन। देखो डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल क्रिएटेड, डिफरेंस पोटेंशियल का पैदा होता है किसके दरमियान, मेटल और उसके अपने आयन के दरमियान। देखो हमको शुरुआत में हमने पढ़ाया था कि इसके अंदर क्या होता है, मेटल को डिप करते हैं उसके आयंस के अंदर। देखो ये मेटल की प्लेट है जिसको डिप किया गया उसके अपने आयंस के अंदर, जिंक की प्लेट को जिंक सल्फेट के अंदर, कॉपर की प्लेट को कॉपर के आयंस के अंदर। तो पोटेंशियल का एक फर्क पैदा होता है मेटल और उसके आयन के दरमियान, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से ही हमें पता चलता है कि एलिमेंट ऑक्सीडाइज होगा या रिड्यूस होगा। ठीक है, तो बेटा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल क्रिएटेड पैदा होता है बिटवीन मेटल एंड इट्स ओन आयन। देखो मेटल और उसके अपने आयन के दरमियान, देखो डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल क्रिएटेड पैदा होता है बिटवीन मेटल एंड इट्स ओन आयन या इट्स ओन साल्ट सॉल्यूशन। ठीक है, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल क्रिएटेड बिटवीन मेटल एंड इट्स आयन या ओन साल्ट सॉल्यूशन। ठीक है, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अच्छा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो तरह के हैं, एक होता है बेटा रिडक्शन पोटेंशियल, बेटा एक है रिडक्शन पोटेंशियल। अच्छा, दूसरा होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। देखो एक है रिडक्शन पोटेंशियल, जिसका कॉपर है एक्वस आयंस है इसके, दो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, कॉपर मेटल बन जाता है सॉलिड, तो उसकी जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो इज प्लस की 0.34 वोल्ट। अच्छा, अब आते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। उस रिएक्शन को हमने रिवर्स करना होगा बेटा। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के लिए क्या करेंगे, रिएक्शन को रिवर्स करके लिखेंगे, रिएक्शन को इन्वर्स करके लिखेंगे। कॉपर सॉलिड, कॉपर आयंस, दो इलेक्ट्रॉन लूज हो गए, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो उसकी क्या है माइनस की वैल्यू, सॉरी माइनस की 0.34 वोल्ट। तो इसका मतलब है ई रिडक्शन
बराबर है माइनस ई ऑक्सीडेशन। साइन का फर्क होगा बस। अगर रिडक्शन माइनस की है तो ऑक्सीडेशन उसकी प्लस की हो जाएगी। तो आप देखो कॉपर की जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो प्लस की 0.34, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगी माइनस की 3। ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, ऊपर वाले रिडक्शन पोटेंशियल है। इसमें कॉपर रिड्यूस हो रहा है, इसमें कॉपर ऑक्सीडाइज हो रहा है। अच्छा, तो आपको जो गिवन होंगी बेटा देखिए, जो एलिमेंट्स की आपको गिवन होगी वो रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल खुद आप निकाल सकते हो। जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी रिडक्शन पोटेंशियल आपको गिवन होगी। ये जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी आपको गिवन होगी रिडक्शन पोटेंशियल। अगर आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मालूम करना है तो आप खुद निकाल सकते हैं, साइन को रिवर्स करके, रिएक्शन को रिवर्स करके निकाल सकते हैं। हाँ, रिडक्शन पोटेंशियल को कंपेयर करना है हमने आपस में। जिस एलिमेंट की रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा नेगेटिव की है वो स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट। बेटा जिस एलिमेंट की रिडक्शन पोटेंशियल जितनी ज्यादा नेगेटिव की है, रिडक्शन पोटेंशियल उसकी जितनी ज्यादा नेगेटिव की है उतना वो स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। अब देखो लिथियम है, लिथियम आयन से एक इलेक्ट्रॉन लिथियम आयन गेन करता है, लिथियम सॉलिड बन रहा है और लिथियम की जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो है माइनस की 3.05। अब अंदाजा करें, बहुत हाईएस्ट वैल्यू इसका मतलब है स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा नेगेटिव। अच्छा, दूसरे अल्फाज में उसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा प्लस की हो, ये सब हो सकता है। इस रिएक्शन को रिवर्स कर दो, सॉलिड है ये, लिथियम आयन बन गया, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगी, तो भी इसको बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों? अब रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में ये है कि रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जिसकी वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा नेगेटिव की हो और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा प्लस की हो। बेटा बात एक ही है, ये रिडक्शन पोटेंशियल से हमने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बनाया, तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो, देखो अगर मैं बोलूं रिड्यूसिंग एजेंट के लिए क्या बोलूं मैं, रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है हाई नेगेटिव वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, आर करके लिख देता हूं, हाई पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। बेटा हाई नेगेटिव वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल और हाई पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब फ्लोरीन को देख लो, फ्लोराइड बन जाएगा, टू पॉइंट एट से नहीं, जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है, ये रिडक्शन की सबसे बड़ी में बड़ी वही वैल्यू है 2.87, तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बेटा रिडक्शन पोटेंशियल प्लस की है, रिडक्शन पोटेंशियल प्लस की है इसकी, देखो रिडक्शन पोटेंशियल इसकी प्लस की है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस की नहीं है।
रिडक्शन पोटेंशियल हाई पॉजिटिव के तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो इसका मतलब है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जिसकी वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू हाई पॉजिटिव की हो, ज्यादा पॉजिटिव की वैल्यू हो। रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जितनी ज्यादा पॉजिटिव की होगी उतना स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा। हाँ, अगर इसको हम उल्टा करके लिखें फ्लोराइड आयंस रिडक्शन पोटेंशियल को देखना है बेटा। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उसके अंदर कौन सी बात होगी, वैल्यू, उसकी रिडक्शन पोटेंशियल हाई होगी बेटा। उसकी जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो हाई वैल्यू होगी प्लस की। देखो रिडक्शन पोटेंशियल हाई वैल्यू प्लस की। अच्छा, दूसरी अगर हम देखें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाईली नेगेटिव की होगी, बात वही की वही है। उसी एलिमेंट की वैल्यू है वो, उसको हमने रिवर्स करके लिखा, लाजिम बात है वैल्यू रिवर्स हो जाएगी, साइन भी चेंज हो जाएगी। तो हमें देखना किसको है, पोटेंशियल, ये है हमें। अच्छा, दूसरी बात इसके अंदर क्या होता है, वैल्यू हाई नेगेटिव वैल्यू किसकी है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई नेगेटिव, मे भी ऐसे पूछ रहे, हाई नेगेटिव वैल्यू ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। हाई नेगेटिव वैल्यू जब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की तो उसकी जब इन्वर्स करोगे तो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू हाई पॉजिटिव हो जाएगी, इसका मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बेटा देखो हाई नेगेटिव वैल्यू ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाईली नेगेटिव है तो इसका मतलब है रिडक्शन पोटेंशियल फिर हाईली पॉजिटिव होगा। हाईली पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अब मैं बता दूं जितने भी रिएक्शंस हैं उन सब के लिए आपको वैल्यू जो गिवन होगी वो रिडक्शन पोटेंशियल, ये जितने भी रिएक्शन गिवन होंगे ना आपको रिडक्शन पोटेंशियल में ही गिवन होंगे। रिडक्शन पोटेंशियल से ही डिसाइड करना है कि ऑक्सीडाइज कौन होगा, रिड्यूस कौन होगा। ठीक है, अब हम आते हैं कि इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की जो वैल्यूज है ये क्या ये एब्सोल्यूट है? एब्सोल्यूट का मतलब है एक्यूरेट है? नहीं बेटा, ये जितनी भी इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की वैल्यू मैं बता रहा हूँ, जिंक की बता रहा हूँ, कॉपर की बता रहा हूँ, फ्लोरीन की बता रहा हूँ, लिथियम की बता रहा हूँ, एक्चुअली एब्सोल्यूट इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल नहीं है, ये है रिलेटिव इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल। ये जो वैल्यूज है रिलेटिव इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल है। रिलेटिव का मतलब हाइड्रोजन से कंपेयर करके निकाली गई। ठीक है, सुन लो दोबारा बता देता हूँ कि एब्सोल्यूट इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल के नॉट पे मेजर, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल को आप मेजर नहीं कर सकते एंड कंपेयर विद हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन। कंपेयर किससे करेंगे इसको, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन से। बेटा एब्सोल्यूट इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल को आप मेजर कर ही नहीं सकते, किसी अकेले एलिमेंट की एब्सोल्यूट इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल नहीं निकल सकती है। तो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल एक्चुअली रिलेटिव इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल है। ये जो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल है ये इसको हम कह सकते हैं रिलेटिव इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, बोलो तो ज्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि हाइड्रोजन से कंपेयर करके निकाली गई वैल्यूज। ये जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी वैल्यूज हाइड्रोजन से कंपेयर करके निकाली गई है। और कंपैरिजन के लिए हाइड्रोजन की जो वैल्यू है हम फिक्स की, हमने आर्बिट्ररी हाइड्रोजन की वैल्यू हमने रखी है 0.04, तो ये हमने कंपैरिजन के लिए रखी है। बेटा हाइड्रोजन की जो वैल्यू है वो कंपैरिजन के लिए हमने खुद फिक्स की है 0.04। तो एब्सोल्यूट इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल किसी भी एलिमेंट का आप वैल्यू नहीं कर सकते। क्वेश्चन अगर आ भी जाता है कि भाई इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल एब्सोल्यूट है या रिलेटिव है, तो बेटा जो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल है वो एब्सोल्यूट नहीं है, एक्यूरेट नहीं है, एग्जैक्ट नहीं है, इसको कंपेयर करके निकाला गया है हाइड्रोजन के साथ। और कंपैरिजन के लिए हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल है वो 0.0 वोल्ट रखी गई है कंपैरिजन के लिए। तो मजीद ये थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन था, मजीद इसको हम कल पढ़ लेंगे इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल।
इलेक्ट्रोपोटेंशियल, उसके बाद प्रॉब्लम्स इसके होंगे कि इसके अंदर स्पॉन्टेनियस होते हैं या नॉन स्पॉन्टेनियस होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है, और पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको याद करनी पड़ेगी। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से तो आपको पता चलेगा किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, किसकी रिएक्टिविटी कम है, कौन स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, और कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो बेटा ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको सीक्वेंस के हिसाब से याद करनी पड़ेगी।